मेरू कैब्स की स्टार्ट कैसे हुई? 2006 तक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि हम फ्री टैक्सी स्कीम स्टार्ट करेंगे और 2006 में हमको लाइसेंस अवार्ड हुआ 10,000 टैक्सी बॉम्बे में डाल 2010-11 में किसी ने इतना सोचा नहीं होगा कि 7 से 8 हजार गाड़ियां पर्सनल चली। वी वेर फीचर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर हैविंग द लार्जेस्ट फ्लीट इन द कंट्री। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? सबसे फर्स्ट थॉट क्या था आपके दिमाग में? आपको लगा था इतना स्केल कर पाएंगे या बंद हो जाएगी 2-3 साल? जितने पैसे हमारे इंडस्ट्री में लगे, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई अदर दूसरी इंडस्ट्री में लगे। मेरा अनुमान ऐसा है कि ओला उबर ने मिलकर इसमें कुछ नहीं क्यों 60-70 हज़ार करोड़ रुपये डाले इस देश में। 60-70 हज़ार करोड़ अगर आप एक टैक्सी इंडस्ट्री में डाल रहे हो, बहुत बढ़िया था। ओला और उबर लोगों ने बहुत पैसा चलाया आए थे, तब आपने सोचा था कि जो मेरू का मॉडल है इसको भी चेंज कर सकते हैं? वोट नहीं है ना कि आपने इंजन टर्न कर ले। बड़ी शिप को टर्न करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ये पैसे चलाने वाला बिजनेस बन गया था कि इट वाज नॉट रनिंग अ टैक्सी कंपनी, इट वाज हैविंग एन ऐप इन द फोन। द मॉडल वाज सच कि जिसको ये ऐप पोजीशन फोन पे मिल गया है उसके लिए ही ये बिजनेस, तो वो ऐप इन द फोन वाज द गेम। सो वो वाज अ मनी बर्न गेम जो हम नहीं फाइट कर पाए। You are investing in service industry. So do you think the future is service industry next 10-14 years? Fortunately, हमारे देश में services is growing faster than manufacturing. So services are much easier and faster to grow. And so that is what I have done मैंने जिंदगी में वही किया है। ओला बहुत डाउन एंड रैपिडो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। लोग रैपिडो की सर्विसेज से काफ़ी इंटरेस्ट है। ये मार्केट आपको लगता है कि कभी प्रॉफिटेबल रहेगा या सिर्फ कैपिटल और ग्रोथ पे ही चलेगा आगे? कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मुझे लगता है कि आज हमको लग रहा है कि ऐप के थ्रू टैक्सी बुक हो रही है, लेकिन आज सबसे बड़ा सूत्रधार आज भी ड्राइवर है, जो सबसे बड़ा प्लेट पॉइंट है। जिस दिन रोबो टैक्सी आ जाएगी तो क्या होगा? रोबो टैक्सी आने के बाद तो ना जो कंपनी बनाएगी वो टैक्सी बोलेगी मैं खुद चला लूँगा। Today we are in conversation with Mr. Neeraj Gupta, founder of Meru Cabs. Before Ola and Uber, Meru set the benchmark for reliability in India's cab industry. This is not a conversation about hype or success alone. It's about real journey from building to scaling and everything that followed. So sir, thank you for joining us. My pleasure. Before we talk about Meru, I want to talk about your early phase of life, because people know the brand but they don't know the founder behind it. Well, I started my career I think in the year 1997, and I just got married in 97, and immediately after marriage I set up a garage in the suburbs of Mumbai. It was an automobile garage, very basic shed structure of where 4 cars could fit in. And from that garage, I started taking corporate contracts so that I could maintain their cars. Okay. Grew very rapidly. In a space of 1 year, we were doing almost like 50-60 cars a month, because I had quite a few corporates. And that is when I got an opportunity in the year 1999 to get into employee transportation. Okay. And this is where Tata Infotech offered me a contract for one bus. Basically, the bus was supposed to carry their employees within the 5 offices in the city. So अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था 5 बसों का, जहाँ एक बस का जहाँ पे पूरे दिन बस चलेगी और महीने का एक फिक्स फी आई कुड गेट। सो बट उसका 14 लाख की बस थी, इन्वेस्टमेंट था, लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने पार्टनर के साथ में था मेरे, जो गराज में हुआ जॉइन मी, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू रिपेयर कार्स एंड ही वाज अ गाय कुड रिपेयर कार्स, एंड मैं था जो जाके धंधा लाता था, बिजनेस लाता था, मार्केटिंग करता था, सेल्स करता था, क्लाइंट रिलेशन मैनेज करता था। तो गराज में उस टाइम भी ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज हमने गराज को भी नाम दिया था एलीट क्लास। आई हैड मेंबरशिप कार्ड्स एंड ऑल दैट। सो इट ऑलवेज थॉट कि कुछ अलग से करेंगे, डिफरेंटली करेंगे, सेम नहीं करेंगे, बिकॉज उस लाइन में कम से कम 50 गराज थे। तो हमने अलग गराज कैसे बनाएंगे, अलग फील कैसे देंगे, तो दैट इज़ हाउ वी हैड लॉन्च। एनीवेज, जब ये बस सर्विस की अपॉर्चुनिटी आई तो बस खरीदनी थी, मैंने अपने पार्टनर से कहा कि साथ में लेते हैं बस। ही सेड नहीं, गराज से बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं गराज चलाऊंगा, आई डोंट वांट टू टेक द चांस एंड रिस्क, यू गो हेड, डाइवर्शन नहीं करना है। हाँ, बिकॉज वो अच्छा चल रहा था काम। तो आई सेड ओके, यू कंटिन्यू दिस एंड मैं निकल जाता हूँ पार्टनरशिप से और मैं बस खरीद लेता हूँ। ठीक है। दैट इज हाउ 1999 आई गॉट इनटू एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। ओके।
एंड वो पहले बस का कॉन्ट्रैक्ट लिया एंड इन द ईयर 2000 कॉल सेंटर स्टार्टेड कमिंग अप इन द कंट्री एंड दैट टाइम कॉल सेंटर वाज अ न्यू थिंग. कार रेंटल कंपनीज थी लेकिन कॉल सेंटर में किसी ने गाड़ी कभी दी नहीं थी बिकॉज रात में एम्प्लॉयज़ को पिकअप ड्रॉप करना था. एंड टाटा इन्फोटेक ने ही सबसे पहला कॉल सेंटर सेटअप किया इंडिया कॉल्ड साइटल इंडिया ओके. बॉम्बे में. में. एंड बट दैट बूम केम वेरी फास्ट. मतलब 2000 में उन्होंने कहा कि हमको नीरज एक तुम्हारी बस चाहिए और गाड़ियाँ चाहिए. हमने बोला सर मिल जाएगी. और विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years इन बॉम्बे मतलब हमको इतने कॉन्ट्रैक्ट मिले. हमने वो साइटल इंडिया, TCS, दक्ष, IBM, JP मॉर्गन स्टैनली, एडलवाइस, जो नाम सोच सकते सारे कॉल सेंटर्स. सब कॉल सेंटर्स. बिकॉज सबको वो चाहिए था कौन करता है ये काम. हाँ, और कोई उस टाइम पे करता ही नहीं था बिकॉज कार रेंटल वाले अपने दुनिया में खुश थे. उनको ये रात का काम करना नहीं था. तो 2000 में एक बस से बाय 2005 हमारी 1800 बसें हो गई, गाड़ियाँ हो गई थी. 1800 गाड़ियाँ. मतलब 12 लाख का टर्नओवर था मेरा 2000 में एंड 2005 में हमारा 55 करोड़ का टर्नओवर था. We were amongst the largest employee transportation company in the country. And इस दौरान काफ़ी कुछ और भी कोशिशें करी. 2-3 बिजनेस और भी ट्राई किए बिकॉज पैसे अच्छे कमा रहे थे हम. बिजनेस अच्छा चल रहा था. इंडिया के लीडिंग कंपनी थे एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन में. तो दैट वाज द जर्नी प्रायर टू मेरू बेसिकली. 5 years में काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है सर. हाँ जी. तो बेसिकली मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि पहला तो कुछ भी काम करना है तो उसमें लीडरशिप पोजीशन लेनी है. अगर हम लीडरशिप पोजीशन नहीं ले सकते तो काम में घुसना ही नहीं मुझे. तो सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो बिजनेस ढूंढना है जहाँ पे लीडरशिप पोजीशन आए, जहाँ पे वी कैन से कि हम इसमें नंबर 1 बन सकते हैं. कोशिश करने सबसे पहला नंबर हमारा हो तो काम वही करने की कोशिश करता था मैं. तो उसमें घुसना ही नहीं था. जैसे शादी के 1 साल के अंदर दौरान में मैंने पेपर बैग स्टार्ट किया काम. वो चला नहीं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बैग बिकॉज उस टाइम पे कोई पेपर बैग था कर ज़्यादा बड़ा करता नहीं था काम. बट आई थिंक आई वाज बिफोर टाइम. तो 96-97 में पेपर बैग्स का इतना चलन था नहीं तो फिर बंद करना पड़ा. मैंने रॉट एंड फर्नीचर का काम शुरू किया बिकॉज आई थॉट वो बहुत नया सेगमेंट था. कोई ज़्यादा बड़े प्लेयर्स थे नहीं, छोटे छोटे प्लेयर्स थे. लेकिन मेरा ये एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम इतना बढ़ रहा था कि वो मैंने कंपनी बेच दी किसी आर्किटेक्ट को. और उसमें भी काफ़ी बड़ा काम किया मैंने. बॉम्बे में हम लोग काफ़ी बड़ा नाम हो गया था हमारा. उसमें ब्लू स्टील करके हमारी कंपनी का नाम था. हमने वो कंपनी एक आर्किटेक्ट को बेच दी और फोकस पूरा एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन पे रखा. वाह. तो सर मेरू कैब्स की स्टार्ट कैसे हुई? मेरू कैब्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन 2000 में शुरू किया. 2005 तक हम लोग काफ़ी आगे निकल गए थे. बहुत बड़ा नाम हो गया था, काम अच्छा था, लेकिन मार्जिन्स कम होने लगे थे बिकॉज कंपटीशन आने लगा. और मुझे लगा कि अभी ये एक लेवल तक आ गया, इसके आगे बियॉन्ड ग्रो करना इसको टफ होगा. मतलब जो हाई ग्रोथ मेरे को आदत पड़ गई थी वो मेरे को लग रहा था अभी ये हाई ग्रोथ कंटिन्यू या सस्टेन करना मुश्किल होगा. तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी. और मेरी वाइफ काम करती थी कॉलेज में ही, तब उसने ज्वाइन कर लिया था एयरलाइन. तो शी वॉज इन जेट एयरवेज एंड देन उसने ब्रिटिश एयरवेज ज्वाइन कर लिया था शादी के पहले. तो ब्रिटिश एयरवेज की वजह से हम लोग दुनिया घूमते थे, हर जगह जाते थे. लंदन जाते थे, सिंगापुर जाते थे, सब जगह जाके देखते थे टैक्सी सर्विस इतनी बढ़िया है. और मुझे लगता था हमारे देश में इतनी टैक्सी सर्विस खराब है. तो ये बहुत चुभता था कि अगर हमारा देश आगे बढ़ना है तो, और क्योंकि मैं उस लाइन का था इसी आगे बाजू दिखता था क्या हो रहा है. तो लंदन जाओ तो इतनी बढ़िया ब्लैक कैब्स, सिंगापुर जाओ तो वहाँ पे कंफर्ट कैब्स, बैंकॉक जाओ तो वहाँ की टैक्सी अच्छा, हांगकॉन्ग जाओ तो वहाँ की कैब्स इतनी बढ़िया. फिर बॉम्बे आती वो काली पीली में बैठो तो वो इतना बुरा लगता था कि इतनी खराब गाड़ियाँ क्यों, और इसको चेंज करना जरूरी था. और किसी ने, और ये फिर जब भी डीप डाइव किया तो समझ में आया कि ये तो बहुत रेगुलेटेड है अपने देश में, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है. गवर्नमेंट ने परमिट इशू किए हुए हैं और जिनको ये परमिट मिला है वही इसको ब्लैक एंड येलो चला सकता है. तब जाके मैंने 2005 से गवर्नमेंट से थोड़ी बातचीत शुरू करी कि इसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. और 2006 तक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि हम फ्लीट टैक्सी स्कीम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एग्जिस्टिंग परमिट थे, नए परमिट नहीं इशू करना चाह रहे थे बिकॉज ऑलरेडी 35,000 परमिट उन्होंने इशू किए थे बम्बई से शहर के लिए. तो जो एग्जिस्टिंग परमिट है उसमें से अगर आप खरीद सकते हो या आप उसमें से कुछ लीज पे ले सकते हो तो आप ये धंधा शुरू कर सकते हो. तो उन्होंने हमें 10,000 टैक्सी का लाइसेंस दिया. अच्छा. और 10,000 टैक्सी का लाइसेंस की कंडीशन ये थी कि परमिट आपको एग्जिस्टिंग ब्लैक एंड येलो लेनी पड़ेंगे.
आपको रेट्स गवर्नमेंट रेगुलेटेड होंगे, ड्राइवर की क्राइटेरिया होंगी, उसके पास परमिट होना चाहिए, उसके पास बैज होना चाहिए। तो हमने सब लाइसेंस कंडीशंस फॉलो करे और क्राइटेरिया मीट कर रहे थे, बिकॉज हम ऑलरेडी इतना बड़ा काम कर रहे थे। वी आर अमंग द लार्जेस्ट फ्लीट ऑपरेटर इन द कंट्री दैट टाइम ऑल्सो। तो गाड़ियाँ तो बहुत थी खुद की उस टाइम पे, हमारे पास कम से कम 250-300 गाड़ियाँ खुद की तभी भी चला रहा था। तो क्राइटेरिया इमीडिएटली मीट हो गया और 2006 में हमको लाइसेंस अवार्ड हुआ 10,000 टैक्सी बॉम्बे में डालने का। 10,000 इंडिविजुअल टैक्सीज। जहाँ पे लेकिन उनका कंडीशन ये थी कि ये टैक्सी आपको खुद की खरीदनी पड़ेगी। तो क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखो तो हमने बेसिकली सिंगापुर मॉडल फॉलो किया। सिंगापुर में कंफर्ट कैब्स है। कंफर्ट कैब्स बहुत बड़ी कंपनी है सिंगापुर की, जहाँ पे उस टाइम पे उनकी 20,000 गाड़ियाँ चलती थी। पूरे सिंगापुर में 40,000 टैक्सी थी, उसमें कंफर्ट कैब की कलोन 20,000 गाड़ियाँ थी और बाकी सब मिला के कुछ और 15-20,000। तो वो 20,000 गाड़ियाँ एक ही कंपनी चला रही थी, जिसमें कंपनी की गाड़ियाँ थी और ड्राइवर उसको भाड़े पे लेता था। तो हमने पूरा सिंगापुर मॉडल सोचा कि हमारे देश यहाँ पे फॉलो किया, वो फॉलो करना ज़्यादा बेटर, बिकॉज हम वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी अलग हैं। करेक्ट। तो इसलिए हमने सिंगापुर मॉडल कॉपी पेस्ट किया और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। दैट इज हाउ द लाइसेंस कंडीशन वाज कि गाड़ी आपकी ओन होनी चाहिए। परमिट्स में क्या क्या चैलेंजेस आते थे उस टाइम पे जब आप परमिट लेने, बिकॉज यू वर द फर्स्ट वन आई थिंक। यस, तो B2C की बात करें जो, तो उस सेगमेंट में तो कोई कॉर्पोरेट था ही नहीं, कोई कंपनी थी ही नहीं। जो भी थे B2B कर रहे थे, हर्ट्स था, एविस था और काफी कंपनी। कोई भी इतना बड़ा नहीं था उस टाइम। कॉर्पोरेट कार रेंटल्स में थे जो कॉर्पोरेट्स को गाड़ियां देते थे, और फिर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉल सेंटर था। तो ये 2 सेगमेंट चल रहे थे। तो लेकिन अगर कोई रिटेल को किसी को गाड़ी चाहिए तो वो फिर लोकल गाड़ी वाले जो 1 गाड़ी 2 गाड़ी जो येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ थी, उनसे टूरिस्ट टैक्सी वाली ये जब भी शुरू हुआ तो हमको लाइसेंस मिलने के बाद ये था कि परमिट में उन्होंने कंडीशन ये डाली थी कि हम नए परमिट इशू नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 35,000 परमिट इशू किए। तो आपको एग्जिस्टिंग परमिट होल्डर के पास जाना पड़ेगा, उनसे परमिट मांगने पड़ेंगे कि आप अपने ब्लैक एंड येलो के परमिट कर को हम आपको नई गाड़ी देंगे। तो हमने ऐसे करके बहुत सारे ब्लैक एंड, हमने बहुत मेहनत करी इसके पीछे। यहाँ पे हम एक काली पीली गाड़ी के पास गए, उसको समझाया कि आपकी जो गाड़ी है आपको उससे इतनी इनकम आती है, अभी हम आपको नई गाड़ी देंगे, आप परमिट हमको लीज पे दे दो 5 साल के लिए, ये नई गाड़ी से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो एक एक करके हमने 500 टैक्सी ड्राइवर को। लेकिन जब भी हमने 2008 में 1,000-1,200 गाड़ियाँ हो गई थी हमारे बम्बई में 2-3 साल में। हमारे 2010 तक 5,000 गाड़ियों के ऊपर हो गई थी अक्रॉस इंडिया, ओन व्हीकल्स जो थी। लेकिन तो हमने रियलाइज़ किया कि एक एक करके बहुत स्लो काम है, ये बहुत पेनफुल है, ये हो नहीं रहा। तो गवर्नमेंट से हमने कहा कि 35,000 परमिट हैं, लेकिन उसमें से करीबन 15,000 परमिट ऐसे हैं जो डेड है, मतलब वो गाड़ी चल नहीं रही है। तो आप वो क्यों नहीं हमको दे देते? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हम पेपर में एक इश्तेहार डालेंगे वेयर वी विल से कि अगर आप ये परमिट को वापस रिन्यू नहीं करोगे तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने परमिट्स कैंसिल किए और हमको इमीडिएटली हमने फिर गवर्नमेंट को अप्लाई किया और हमको 10,000 परमिट मिल गए। सो दैट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट मेड। हमने परमिट्स गवर्नमेंट से लीज पे लिए 10,000 परमिट्स, और हमने वो परमिट्स का हमने जो 2 साल पेन्स जो सहन किया था वो ईज आउट हो गया हमारे लिए, और हम फास्ट स्केल करना शुरू कर दिया, वहाँ से रिकवर हो गया। हाँ, तो 2007 में हमने मीरू बम्बई में लॉन्च करी, एंड 2008 में हमको हैदराबाद गवर्नमेंट ने बुलाया कि आप ये सर्विस हमारे लिए हैदराबाद में शुरू करो। हमको बैंगलोर गवर्नमेंट ने बुलाया कि आप हमारे लिए बैंगलोर में शुरू करो। हमको दिल्ली गवर्नमेंट ने बुलाया कि आप दिल्ली में स्टार्ट करो। तो ऐसे करके हमको कहीं भी जाना नहीं पड़ा, हमको बुलाया गया। हमको बोला गया कि आप हमारे लिए सर्विस ऑफर करो, और हमको खाली जो बॉम्बे में किया हमको वो कॉपी पेस्ट ही करना था। तो हमने इमीडिएट स्केल करते गए और 2012 तक मुझको लगता है हमारी खुद की 7,000 गाड़ियाँ हो गई थी। खुद की 7,000 गाड़ियाँ खुद की चला रहे थे हम 2012 तक। फिर मॉडल हमारा यही था कि गवर्नमेंट की कंडीशन ये थी कि खुद की गाड़ियाँ होनी चाहिए, और हमने लॉ फॉलो करने में बिलीव किया, बिकॉज लॉ ये कह रहा था कि आप खुद की गाड़ी होनी चाहिए, आपका परमिट होना चाहिए, ड्राइवर का बैज होना चाहिए, उसकी लाइसेंस, ट्रेनिंग, मतलब हमने हर तरीके काम वो किया जो लीगली सही था, लीगली कंप्लायंट काम किया। तब तक कोई और कॉम्पिटिटर नहीं आया, किसी की नज़र नहीं पड़ी जब इतना स्केल फास्ट हो रहा था। तो एक्चुअली हमने काफ़ी बड़ा लीडरशिप पोजीशन ले ली थी, हम काफ़ी आगे निकल गए थे। 2-3 कंपनी आई, उन्होंने पैसे भी रेस करे, लेकिन इसमें पैसे के अलावा जो एफर्ट था ऑन रनिंग अ लार्ज बिजनेस इज वेरी डिफरेंट। बिकॉज है ना, आप खुद की गाड़ी
100, 125, 150 तो चला सकते चला सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप हजारों में पहुंचते हो ना, सेल करना। स्केल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, हम्म। सिस्टम प्रोसेसेस चाहिए, आपको मैनेजमेंट टीम चाहिए। मैं जब हमारी जब 2012 में 7,000 गाड़ियाँ चल रही थी, हमारे पास 1,500 आदमी काम कर रहे थे। इस पे 300 आदमी तो सिर्फ कॉल सेंटर में थे। तो ऑपरेशंस की टीम की अलग थी, एयरपोर्ट की टीम अलग थी। तो ये बिजनेस आसान नहीं था। तो लोग थोड़े बहुत पैसा रेस कर भी लेते थे, लेकिन इसको स्केल करने के लिए जो कैपेबिलिटी थी वो सब नहीं ला पा रहे थे। तो हमने, क्योंकि हम इतने साल डाले थे, हम गाड़ियों का धंधा चला चुके, You had a prior experience of रनिंग अ लार्ज फ्लीट, Yeah. हमको बड़ी फ्लीट चलाने की आदत थी, हमको Yeah. पता था कैसे चलाना है। तो थोड़े बहुत किसी ने पैसे थोड़े लोगों ने पैसे रेज भी करे, लेकिन आई डोंट थिंक उन लोग हमारे आजू बाजू पहुंच पाए। एक बॉम्बे में टैप कैब आई थी, और एक और थी गोल्ड कैब, I don't remember any name. और ज़्यादा Meru cabs. हाँ, एक मेगा कैब भी है जो अभी भी चल रही है शायद। और ऐसे करके 3-4 आए थे, लेकिन वो इतना आगे नहीं बढ़ पाया वो भी। Okay. आपका मेजर जो कस्टमर था वो कॉर्पोरेट्स और कॉल सेंटर्स, कैब्स में भी? तो मेरे बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। फिर हमने क्या किया, जो B2B बिजनेस था उसको अलग रखा, व्हीलिंग करके। ओके। जो हमारा वो उसको अलग ही चला रहे थे, उसका B2C मेरू से कोई लेना कोई देना लेना था। देना। तो वो अलग कंपनी थी व्हीलिंग, जो कॉर्पोरेट्स को सर्विस दे रही थी कार रेंटल्स में, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन में। और मेरू थी जो B2C में चल रही थी, एयरपोर्ट्स में चल रही थी, सिटी में चल रही थी, वो अलग थे। तो दोनों बिजनेस अलग थे, कंप्लीटली अलग थे। B2C में मेजर मार्केट मिलता है। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ तो 7,000 गाड़ी अगर हमारी मेरू में थे, तो हमारे करीबन 1200-1500 शायद कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के चल अंदर रहे थे। बिकॉज वो स्टैगनेंट हो गया, फोकस ज़्यादा इसमें शिफ्ट हो गया, उसमें मार्जिन भी कम हो रहे थे। तो ज़्यादा उधर हम ग्रो नहीं कर पाए, वो 1,000, 1,500, 1,200 के आसपास। ओके। आई रिमेंबर वन थिंग, जब मेरू कैब्स 10 इयर्स पहले मैं भी बॉम्बे में था यहाँ पे, और जब मेरू चलती थी तो मेरू ग्रीन कलर की कैब्स होती थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो मेरू के कैब ड्राइवर्स थे वो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में भी होते थे, राइट? राइट। तो इसके पीछे क्या सोच थी सर? क्योंकि काली पीली उस टाइम ऐसा कोई वो नहीं था कि यूनिफॉर्म पर्टिकुलर रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से किसी ने सोचा नहीं था 10-12 साल पहले। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने हमको ये कंडीशन में था कि आपकी गाड़ी का एक यूनिक कलर होना चाहिए। अच्छा। तो हमको, मेरा मन था कि येलो रहे, मतलब लंदन की, सॉरी यूएस की येलो कैब्स हैं, लेकिन वो येलो कलर किसी और कंपनी ने ले लिया था। और जब हमने मारुति एस्टीम जो ली थी, तो मारुति एस्टीम के पास उस टाइम 3-4 ही कलर थे। कुछ एक वाइट था, एक उनके पास और कुछ ब्लैक था। और वाइट तो कार टूरिस्ट टैक्सी में चल रहा था, मेरा मन नहीं था। ब्लैक मुझे लगा हमारी सिटी में गर्मी बहुत होती है, तो वी शुड नॉट, उसमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो ग्रीन कलर वाज अवेलेबल, डिफरेंशिएट। तो हमने बोला वी शुड पोजीशन आवरसेल्व्स एज अ सस्टेनेबल कंपनी, जो हम ग्रीन, हम लोग, क्योंकि हमारी सब गाड़ियाँ CNG थी। तो हमने उस हिसाब से उसको ये भी पोजीशनिंग करी कि हम CNG गाड़ियाँ हैं, तो वो हिसाब से हमने फिर ग्रीन कलर की करी। और मेरू ब्रांडिंग भी जो थी, वो हमने, एक ब्रांड एजेंसी थी क्लोरोफिल करके, जिसने हमको सपोर्ट किया मेरू ब्रांड नाम सोचने में। ओके। तो हमारा एक पूरा एक्सरसाइज हुआ 3 दिन का, जिसमें हमारी फिलॉसफी क्या थी बिजनेस के पीछे, हमसे बात करी थी। हमने बताया कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे कस्टमर बोले कि यार ऐसी सर्विस कभी सोची भी नहीं थी कि इंडिया में मिल सकती है। मजा आ गया मतलब। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमको कस्टमर को वाव फैक्टर देने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमने ये सब ब्रांड, हमने ड्राइवर चप्पल कैसी पहनेगा ये तक स्पेसिफाई करके रखा था, कि वो शूज पूरा दिन पहनेगा उसको तकलीफ होगी, तो वो फ्लोटर्स पहनेगा ताकि उसके लिए आसान होगा, गर्मी नहीं होगी पैरों में, सॉक्स की स्मेल नहीं आएगी। तो हमने इतने लेवल तक सोचा था कि हम सीट कवर्स क्या हो गए, उसमें कार परफ्यूम का क्या फ्रेग्रेंस होगा, डिटेलिंग में बहुत डिटेलिंग था। ड्राइवर की ट्रेनिंग, हमारी 10 दिन की ड्राइवर की ट्रेनिंग होती थी, उसकी मेडिकल हेल्थ चेकअप होते थे पूरे। तो बहुत एफर्ट डाला गया वो अच्छा एक्सपीरियंस देने में। और आई थिंक हम पहले 5-7 सालों में हमने शायद वो अचीव भी किया। हम एक जगह बार बार मार खा जाते थे कि गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे जब भी हमने लॉन्च करी सर्विस, हर बार ये था कि अगर हमारे पास गाड़ी 100 आए और वो समझो दिन की 5 राइड कर सकते हैं, 500 राइड कर सकते हैं, तो हमारे पास 5,000 ऑर्डर्स राइड्स का रिक्वायरमेंट है। तो वो डिमांड मिसमैच हमारे लिए इतना ज़्यादा था कि हम फुलफिल नहीं कर पाते थे, बिकॉज हमारे पास डिमांड, क्योंकि ये स्केल करने के लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो मीट करने पड़ते थे, और उसको
ये नहीं था कि फैक्ट्री में आपने प्रोड्यूस कर डाले फटाफट और आ गए। यहाँ पे आपको ड्राइवर ट्रेन करना है, ड्राइवर को मैनेज करना है, वो ड्राइवर छोड़ के जाएगा, फिर दूसरा ड्राइवर लाना है, फिर वो गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाएगी तो दूसरी गाड़ी तो देयर आर टू मेनी पैरामीटर्स टू कीप वन व्हीकल ऑन रोड। और स्केल करना उतना आसान नहीं था जितना हमको हमारे पास डिमांड थी। तो हम बहुत टाइम ये कंप्लेन आती कि गाड़ी होती नहीं हम तो, लेकिन दैट वाज नॉट मच इन आवर कंट्रोल, वी वर स्टिल स्केलिंग। मतलब आप समझिए 2007 में जब हमने मेरू बॉम्बे में लॉन्च करी तो 30 गाड़ियाँ से लॉन्च किया, और हम 2012 तक हम बम्बई में करीबन हमारी 3,000 गाड़ियाँ हुई थी। 30 से 3 साल 5 साल में 5 साल में 3,000 गाड़ी से बम्बई में थी, और हमारे पूरे इंडिया में करीबन 7,000 गाड़ियाँ थी। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्केल था, मतलब कठिन था ये भी। 2010-11 में किसी ने इतना सोचा नहीं होगा कि 7 से 8 हजार गाड़ियाँ पर्सनल we were featured in Limca Book of Records for having the largest fleet in the country. वाओ। सबसे हाईएस्ट कितने व्हीकल्स रहे हुए मेरू? तो जब भी 2011-12 में ओला उबर आए और उन्होंने टूरिस्ट टैक्सी इंट्रोड्यूस कर दी इन दिस सेगमेंट, तो हमको लगा हम भी करेंगे ये। तो हम क्यों नहीं करें, बिकॉज हमने देखा कि गवर्नमेंट तो ज़्यादा एक्शन ले नहीं पा रही या कोशिश कर रही, तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारी खुद की हमने फ्लीट फिर 7,000 पे फ्रीज कर दी कि हम 7,000 के ऊपर जाएंगे नहीं, और हमने भी अटैच गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी। तो करीबन 2012-13 के बाद हम 2015 तक हमारे पास 20,000 गाड़ियाँ हमारी भी चल रही थी, जिसमें 13,000 गाड़ी हमारी अटैच थी और 7,000 के आसपास। 3 साल में 13,000 गाड़ी और बढ़ा, बिकॉज वो डिमांड इन्होंने इतनी बढ़ा दी थी। इन्होंने जो ओला मार्केट में आए तो उन्होंने जो डिमांड क्रिएशन करी, जो पैसे इन्होंने जलाए थे उस टाइम पे, तो उसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ी। और डिमांड इतनी बढ़ी तो सब हमारे तो, और हमारा नाम तो था ही मार्केट में, तो हमको उसका शेयर हमको भी मिलता गया। तो हमारे इमीडिएटली, और ये लाइफ बहुत आसान हो गई ना, क्योंकि खुद की गाड़ी खरीद के मैनेज करना इज वेरी चैलेंजिंग था। और जब भी आप कोई बाहर से गाड़ी लेना है तो स्केल करना आसान हो गया। करेक्ट। तो हमको भी लगा ठीक है, तो हम 13,000 गाड़ी हमने 3 साल में हमने भी अटैच कर ली, तो 20,000 गाड़ी तक हम पहुंचे थे। दिन के करीबन 60,000-70,000 राइड्स कर रहे थे। 60,000-70,000 राइड्स, एंड ऑल द मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटीज। वी वेर प्रेजेंट बाय इन 2015 हम करीबन 28 शहरों में पहुंच गए थे, बिकॉज हम ओला उबर से हेड टू हेड फाइट कर रहे थे। वी वेर वांटिंग कि हम बिकॉज वी वर द पायनियर्स, तो हम पीछे क्यों रहे। लेकिन हम, उन्होंने जितना पैसा इस देश में लगाया, हमारे पास उतना पैसा था नहीं। करेक्ट। तो हम उससे पीछे रह गए। टैक्सी फॉर्मेट तो आई थिंक मेरू ने ही एक बेंचमार्क सेट किया है। बाद में लोग ओला और उबर को जानने लगे। आप शायद टाइम से थोड़ा पहले भी थे, आपका मॉडल डिफरेंट था। डू यू थिंक? तो देखिए 2006 और 7 में जब भी हमने ऐसा किया था, तो उस टाइम पे स्मार्टफोन जस्ट मार्केट में आए थे। ये ऐप तो था ही नहीं तभी। नहीं था। जो टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट उस टाइम पे थी वो हमने अडॉप्ट करी। जो थी वो डिजिटैक्स करके एक टैक्सी का डिस्पैच सिस्टम था, उस टाइम वो वही टेक्नोलॉजी थी। 12-13 में ये ऐप जब भी स्मार्टफोन स्टेबलाइज होने लगे, आपका ये जो नेटवर्क स्टेबलाइज होने लगा, तब जाके ये ऐप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो हम बिफोर टाइम टैक्सी इंडस्ट्री में नहीं थे, हम बिफोर टाइम शायद वो ऐप बिजनेस में। अगर मैं मेरू का, हमारी तकलीफ क्या हुई कि हम मेरू का एक ठप्पा लग गया कि ये तो रेडियो टैक्सी है। तो हमारा ऐप आने के बाद भी लोगों ने वो स्वीकार नहीं किया कि अरे इनका भी ऐप होगा, हाँ ये भी ऐप के थ्रू बुक की जा सकती है। एनीवेज लोगों ने बुक करी, लेकिन अगर जो राइड 500 रुपये की अगर सामने वाले को 200 रुपये में मिल रही है तो मेरू क्यों लेगा। सर आपने अभी जैसा बताया ओला और उबर इन लोगों ने बहुत पैसा चलाया आए थे, तब आपने सोचा था कि ये मॉडल को, ओला जो मेरू का मॉडल है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, या मेरू इतना बड़ा हो गया था कि इसको चेंज करना मुश्किल था? दोनों चीज़ बराबर है। एक लगा कि हमको चेंज करना चाहिए और करने की पूरी कोशिश करी हमने, लेकिन कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी, हम खुद की फ्लीट भी चला रहे थे 7,000 गाड़ी। जब 20,000 गाड़ियाँ खुद के पास हो उसको चेंज करना, तो उसको 7,000 गाड़ियों को हम डिसमेंटल कैसे करें? ओवरनाइट तो नहीं बंद कर सकते हैं कि अरे बटन स्विच ऑफ कर दिया। खुद की गाड़ियाँ थी, लोन चल रहे थे उनके ऊपर, ड्राइवर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो वो मैनेज करना ही था। हमारी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन गई थी कि हम एयरपोर्ट पे हैं, हमारा रेडियो टैक्सी है, कॉल सेंटर नंबर है, उसको चेंज करना तो बहुत कठिन होता है। मैंने देखा है, वही जो मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ जो चेंज करने में बहुत उनको कठिन होता लगता है। इट्स नॉट ईजी, मतलब आपका एक डीएनए बन जाता है। आप जितने बड़े हो, उस बड़े में आपको चेंज करना
बहुत सारे लेवल्स होते हैं या नीचे, या उनको क्रॉस करना इज इट्स वेरी लाइक अ यू शिप। आप एक शिप, ये एक बोट नहीं है ना कि आपने इमीडिएट टर्न कर लिया। एक बड़ी शिप को टर्न करने के लिए आपको बहुत, सारी चीजें चेंज करनी तो पड़ेगी उसके लिए नीचे से ऊपर हम तक। चेंज करना चाह रहे थे। हमने कोशिश भी करी, ऐप बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम इनफैक्ट 2-3 साल तक इंडिया के टॉप 10 ऐप्स में हम फीचर हुए। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे थी, टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन पहली बात तो चेंज, और दूसरी बात पैसा। कि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि हम उतना पैसा लगा पाएँ जो ओला ऊपर ने लगाए कंपनी इंडिया में। और दूसरी बात चेंज हमारी कंपनी के अंदर, विद इन द कंपनी, विद इन द सिस्टम, विथ एवरीवन, इट वाज नॉट इजी। कोशिश करी लेकिन वो टफ था। टफ। और धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे लगाए, और बेसिकली आप एक चीज समझो कि ऐप ऐसा बिजनेस है जहाँ पे फोन पे इतनी जगह है। एक आध इंसान जो कभी कभार टैक्सी यूज करता है वो एक ऐप रखेगा, जो रेगुलर ऐप यूज करता है वो 2 रख लेगा। आजकल लोग रखते हैं 2-3, अब रखते हैं लोग, वो भी अगर आप रेगुलर यूज करते Regular हो use तो। कर रहे हो। अगर लेकिन आप 3-4 टैक्सी के ऐप थोड़ी रखने वाले अपने फोन नहीं। पे। सो देयर इज द मॉडल वाज सच कि जिसको ये ऐप पोजीशन फोन पे मिल गया है उसके लिए ही ये बिजनेस था कि ये पैसे चलाने वाला बिजनेस बन गया था। कि इट वाज नॉट रनिंग अ टैक्सी कंपनी, इट वाज हैविंग अ ऐप इन द फोन। ऐप। तो ऐप इन द फोन वाज द गेम। सो वो वाज अ मनी बर्न गेम जो हम नहीं फाइट कर पाए। सो आप जब कैब बिजनेस, राइड हीलिंग बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे थे, जब आपने चालू किया था, तब आपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताया कि मैं कैब बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाट वाज द रिएक्शन? आई नेवर यूज्ड टू वरी कि अरे दुनिया को मालूम पड़ेगा तो उन लोग कॉपी कर लेंगे आइडिया। बिकॉज जो मेरा आइडिया है वो कौन कॉपी कर भी लेगा तो ही कांट एग्जीक्यूट द वे आई एम प्लानिंग एंड डूइंग, राइट। तो सबसे बात करता था, सबको आइडिया तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही लगता था, लेकिन सब सोचते करेगा कैसे। मतलब ये इतना बड़ा काम है, मतलब यू आर सेइंग कि मैं पूरी बॉम्बे सिटी को कैब सर्विस दूंगा, तो ऑब्वियसली पैसे बहुत लगने वाले थे काम करने के लिए। और बिजनेस इंडिया में करना ऐसा है कि जितने भी पैसे कमाओ वो हमेशा बिजनेस में घुस जाते हैं। तो दैट इज़ व्हेन आई इन 2005 जब ये लाइसेंस की बात गवर्नमेंट से शुरू करी और मुझे लाइसेंस दिया गया, पैसे रेज करने का सोचा कि हमको पैसे मिलने चाहिए ताकि हम ये बिजनेस को कर पाए 2005 में। तो तभी किसी ने बताया कि अरे प्राइवेट इक्विटी फंड जैसी कोई चीज़ होती है जिससे तुमको पैसे मिल सकते हैं। क्या होता है प्राइवेट इक्विटी फंड यार? तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को मेरे दोस्त ने बताया कि हायर कर लो, ये तुमको हेल्प करेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने हायर किया और उसने 4-5 कंपनियां थी शायद उस टाइम पे, उनसे बात करी। उसमें से एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने हमें पैसे कमिट किए कि टैक्सी बिजनेस पे हम आपको 50 करोड़ देंगे। तो 2005 में लगा कि यार 50 करोड़ मिल रहे हैं, बहुत ही बहुत बड़ी रकम है यार। कितने पैसे में तो मैं पूरी इंडिया में टैक्सी डाल दूंगा, तो इस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड और एक बार 50 करोड़ साथ में आ गए, एंड देन द प्राइवेट इक्विटी गाइज ऑल्सो, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। बिकॉज हम जो तरीके से बिजनेस करते हैं, जो हमारा सोच विचार है धंधा चलाने का, और जो एक इंस्टीट्यूशन आता है उसका जो तरीका है, उससे बहुत फर्क होता है। तो अपार्ट फ्रॉम पैसे मुझे सीखने बहुत मिला उनसे कि एक बड़ी कंपनी कैसे चलाई जाती है, उसमें हमको क्या क्या करना होता है। तो वो एक्सपीरियंस जो मेरा 10 साल का उनके साथ था बहुत बढ़िया था। व्हाट वाज द लर्निंग सर, जब एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करता है एक प्राइवेट बिजनेस को, मारवाड़ी बिजनेस को, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, जब हम खुद का बिजनेस चलाते हैं ना, हम काम करते हैं प्रॉफिट के लिए। हम बोलते हैं कि हमने 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये लगाने के बाद 1000 रुपये का धंधा कर रहा हूँ और 50 रुपया 100 रुपया कमा रहा हूँ, जो मेरे प्रॉफिट है, अब मैं घर ले जाता। लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशन आता है तो कंपनी ये पैसा कमाती है, वो कंपनी का होता है, बिकॉज कंपनी भी एक एंटिटी है। करेक्ट। और जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने पैसे लगाए, वो उसके शेयर होल्डर्स, उनकी वैल्यू क्रिएशन होती है जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। और कंपनी की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जिसमें आप बोलो कि इसमें सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस है, गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट टीम है, ताकि वो कंपनी बढ़े। कंपनी बढ़ती है तो बाहर वालों को विश्वास होने लगता है कि हाँ, इसमें हम पैसे लगा सकते हैं, ताकि हम ये कंपनी बढ़ेगी तो हमारा पैसा ही बढ़ेगा। तो वो जो कमाई है वो अलग है, वो वेल्थ क्रिएशन है। वेल्थ क्रिएशन। तो मुझे ये लगता है कि हम जो पैसे निकालते हैं बिजनेस में, बहुत गलत काम है। हमको बिजनेस में पैसे रखना चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, और हमको बिजनेस की वैल्यू क्रिएशन करनी चाहिए जो सही वैल्यू है, जिसमें हमको ये बोल सकते हैं कि कल आगे में अगर मेरा बिजनेस कोई बोले कि हाँ मैं इसको 100 रुपये में लेने को तैयार हूँ, वो मेरी बिजनेस का वैल्यू है। लेकिन मैं अगर उसमें से 10 रुपये कमा रहा हूँ, उसकी कोई मीनिंग नहीं कि आज, क्योंकि आज कमा रहा हूँ, कल शायद वो कमाई बंद हो जाएगी। तो मेरे व्हीलिंग के साथ हुआ। लेकिन मेरू एक लेवल पे आ गया था जहाँ पे हम उसका आईपीओ भी सोच रहे थे और खरीदार भी थे उसके लिए, बिकॉज की हमने वैल्यू क्रिएशन करी थी।
यहाँ पे मैनेजमेंट टीम थी, प्रोसेस थे, सिस्टम्स थे, टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू था एक बहुत बड़ा। बड़ा रेवेन्यू था, लीडरशिप पोजीशन था, तो दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो वो एक बहुत बड़ी सीख मिली हमें। क्योंकि मोस्टली छोटी सिटीज़ में जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेसेस जो चलते हैं, वो प्रॉफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो आज भी डर है कि बाहर से कोई इंस्टीट्यूशन को एंट्री नहीं देनी है, ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है। मैं राइट? तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई भी सही गलत नहीं। ओके। अगर आपका एक बिजनेस करने का तरीका है, आपको लगता है कि मैं अपना बिजनेस, क्योंकि मैं अगर एक दुकान चला रहा हूँ तो मैं उस पर प्रॉफिट का ही सोचूंगा, क्योंकि एक वो बहुत लोकलाइज बिजनेस है। मैं उसमें इन्वेस्टर लाऊंगा भी नहीं, ना इन्वेस्टर आएंगे उसमें, बिकॉज उसमें कोई वैल्यू क्रिएशन है नहीं। ओनली जब भी आप इसको स्केल कर सको, उसको बड़ा कर सको, कोई नया इंडस्ट्री है, कोई बड़ा काम है, तब जाके उसका ये स्टोरी बनती है। तो पहली बात तो आप कौन से सेक्टर में, कौन से इंडस्ट्री में हो, फिर क्या वो स्केल आ सकता है उसमें, क्या इसमें लीडरशिप पोजीशन मिल सकती है, क्या ये बड़ा काम हो सकता है। और दूसरा बात कि अगर ये नहीं हो सकता तो मैं जो छोटा बिजनेस चला रहा हूँ उसमें खुश हूँ। तो देयर आर सर्टेन बिजनेसेस व्हिच आर फैमिली बिजनेस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। कि मेरे बाप दादाओं ने भी बिजनेस चलाए और प्रॉफिट कमा रहे थे और घर चला रहे थे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन किसी किसी का विजन होता है कि मुझे बड़ा काम, जैसे मैंने कभी तो ये सोच के बड़ा काम नहीं कि पैसे कितने कमाऊंगा, ये था कि अलग कुछ करना है और बड़ा करना है। पैसे तो कभी लाइफ में दिमाग में आया ही नहीं कि पैसे कितने आएंगे ऐसे, क्योंकि वो खाली एक जुनून था दिमाग में कि बड़ा करना है, बड़ा काम होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, बड़ा ऐसा हो कि कुछ डिस्टिंक्शन हो, कि कुछ मार्क छोड़ के जाए, इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन क्रिएट, वो एक था मन में, बस वो इसके लिए काम किया, ये सोच के किया ही नहीं कि पैसे कितने आएंगे, क्योंकि पैसे कमाने का तो घर चल ही रहा था। मेरी वाइफ भी जॉब कर रही थी, जो बिजनेस था ही, उससे पैसे आ रहे थे, बट ठीक है, उससे आपको पर्पस नहीं मिलता है ना लाइफ में, पैसे से पर्पस नहीं आता है। तो एक पर्पस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, पर्पस, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। जब मेरू अपने पीक पे था 2015 में, राइट, आपके पास 20,000 व्हीकल्स थे, तब दिमाग में क्या चल रहा था? तब ये चल रहा था कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे बिकॉज 20,000 ओला एंड उबर, हाँ ऑफ कोर्स, तो 20,000 गाड़ियाँ भी बहुत कम लग रही थी उस टाइम पे, बिकॉज ओला उबर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो हमारे ड्राइवर ले जा रहे थे, हमारे कस्टमर ले जा रहे थे, और उन्होंने जो काम किया, चाहे अभी ऑन हाइंडसाइड आप बोल सकते हो कि अरे उन्होंने बहुत पैसे जलाए, लेकिन बिजनेस मॉडल उनका यही था कि हमको लीडरशिप पोजीशन लाने के लिए ये पैसे जलाने। तो मे बी दैट थॉट प्रोसेस राइट टू गेट टू दैट पोजीशन। तो तभी सर्वाइवल का दिमाग में चल रहा था कि सर्वाइव कैसे करेंगे, और ये 2015 से 2019 तक ये थॉट फिर ये हो गया कि हमको सर्वाइव करना है। ये कभी ना कभी पैसे का जो जलाने का काम है, कभी ना कभी बंद होगा, और जिस दिन ये बंद होगा हम वापस रेस वापस, और कुछ ना कुछ तब नया आएगा, चेंज आएगा। तब तक खाली हम अगर सर्वाइव भी कर गए तो भी हो जाएगा, तो भी काम हो जाएगा। बिकॉज बहुत सारी कंपनियां इस दौरान बंद हो गई, और इस दौरान जितने पैसे हमारे इंडस्ट्री में लगे, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई अदर दूसरी इंडस्ट्री में लगे। मुझे लगता है कि मेरा अनुमान ऐसा है कि ओला उबर ने मिलकर इसमें कुछ नहीं कुछ 60-70 हज़ार करोड़ रुपये डाले इस देश में। 60-70 हज़ार करोड़ अगर आप एक टैक्सी इंडस्ट्री में डाल रहे हो, बहुत बड़ी रकम होती है। मुझे ओला और उबर ने खाली ओला और मिल के डाले, तो इतनी बड़ी रकम अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो आप उसको फाइट कैसे करोगे। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, हम एक नीश बनाएंगे, एक ऐसा काम करेंगे जहाँ पे हम बोलेंगे हम इस सर्विस में हम अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा काम करेंगे। तो हमने सोचा कि यार तो हम एयरपोर्ट कैब्स और कॉर्पोरेट सर्विसेज इस पे फोकस करेंगे कि हम एयरपोर्ट सर्विस और कॉर्पोरेट सर्विस जो हमारी चल रहा था पहले, इसको अच्छे तरीके से करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। तो B2B और B2B2C, तो एयरपोर्ट हमारा B2B2C बन गया, और हमारा जो कॉर्पोरेट सर्विस था वो चल ही रहा था ये। और हमने, आप मानोगे नहीं, 2007 से 2010 तक हमने जो थोड़ा लॉस किया होगा, बट 2011 के बाद हमने कभी लॉस नहीं किया। It was always profitable. Company was always profit making, और 2019 और 20 तक भी जब भी हमने कंपनी बेची तभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, बिकॉज हमको यही सिखाया गया और हमको यही समझ में आता था कि कंपनी में प्रॉफिट होना जरूरी है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम छोटा बिजनेस करेंगे लेकिन प्रॉफिटेबली चलेंगे, नाम सस्टेन होना चाहिए, नाम रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, और कभी ना कभी दूसरा मौका मिलेगा तभी वापस फाइट करेंगे। तो सर उस टाइम एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि मेरू के पास ऑलरेडी इतने ड्राइवर्स थे, कैब्स थी,
तो कोई ऐसा इन्वेस्टर या ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने रेस करने की कोशिश नहीं करी कि चलो इनसे ओला से फाइट करना है या उबर से फाइट करना है तो इनके मॉडल पे ही चल के मनी रेस करके फाइट करते हैं, क्योंकि आपके पास तो कस्टमर ऑलरेडी था ना। देखिए उबर ग्लोबल कंपनी थी जिसके पास करीबन 10-12 बिलियन रेस कर चुका है ग्लोबली, और वो अलग लेवल पैसे रेस कर रहा था। ओला ने आते ही मुझे लगता है 2011 से लेके या 2010 से 11 से लेके 2012-13 से करीबन $2.5-3 बिलियन रेस कर लिए थे। तो जब ये दो बड़े जायंट इतना पैसा लेके बैठे हैं, तीसरे को पैसा मिलना बहुत टफ हो जाता है। और सबका बोलना ये था कि आप, वो हमारा, मैं बता रहा हूँ ना, एक स्टैंप लग गया था हमारे ऊपर कि आप तो एक रेडियो टैक्सी, आप तो टेक कंपनी हो ही नहीं, आपको टेक समझ में ही नहीं आएगा, आप ये ऐप बिजनेस कैसे चलाओगे, आप तो लोगों का आपके ऊपर ये ब्रांड आइडेंटिटी कि आप तो रेडियो टैक्सी। तो वो चेंज करना बहुत टफ था। तो एक तो पहली बात इतना जो पैसा इन्होंने रेस किया, और दूसरी बात जो हमारे एक इमेज बन रही थी उसको चेंज करने में, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, हमको बहुत टफ लगा, हो नहीं पाया। फिर कभी ऐसा मोमेंट आया था कि उबर और ओला ने मेरू को बाय करने की कोशिश तो बातें चलती रही, हाँ। बहुत बार बातें भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि नहीं हो पाया। मैं यही बोल पाया, मैं बोलूँगा कि नहीं हो पाया। बातें हुई लेकिन हुआ नहीं। सो जब ओला और उबर की एंट्री हुई थी स्टार्टिंग में 2011-12 में, सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, सबसे फर्स्ट थॉट क्या था आपके दिमाग में? आपको लगा था इतना स्केल कर पाएंगे या बंद हो जाएगी 2-3 साल? यार मेरा सच्ची बोलूं तो यही थॉट था कि 2-3 साल कैब इंडस्ट्री में कोई कितना पैसा डालेगा, कितना डाल देगा। मतलब हमारे पास ब्रांड है, हमारे पास कस्टमर लॉयल्टी है, हमारे पास प्रेजेंस है, गाड़ियाँ खुद की हैं, ठीक है 2-3 साल चलाएंगे, यही थॉट था। मैं नहीं बोलूँगा कि अरे मेरे को पता था कि इन पार्टनर को, जो सच्चाई यही है कि लगा कि 2-3 साल तक करेंगे, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, बिकॉज सबको प्रॉफिट चाहिए, और फिर वापस फाइट करेंगे। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने एसेट लाइट मॉडल के बारे में सोचा ही नहीं होगा। नहीं, क्योंकि देखिए हमको यही लगा कि हम काम कर रहे हैं जो लीगल है, और इन लोग काम कर रहे हैं जो इलीगल है। तो गवर्नमेंट कभी ना कभी रेगुलेशन लगाएगी, और जिस दिन रेगुलेशन लाएगी तो हम उस पर हमारा पल्ला हमारा भारी होगा उस टाइम पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ रेगुलेशन कभी इनके ऊपर आए, और हम ऐसी फिराक में रह गए कि कभी ना कभी रेगुलेशन आएगा, थिंग्स चेंज होंगे और वापस हमको मौका मिलेगा। लेकिन धीरे 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 करके ये सेगमेंट में जहाँ पे टूरिस्ट टैक्सी खाली यूज होती थी कॉर्पोरेट्स में, वो अभी यूज होने लगी B2C में। अगर ये हमको पता होता तो हम भी पहले कर लेते, इतनी 10-7 हज़ार 8 हज़ार गाड़ियाँ डालते ही नहीं। सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने शायद उन पर एक्शन लेने में देरी कर दी, या एक्शन लिया नहीं, उनको धीरे धीरे करके कैब एग्रीगेटर करके रेगुलराइज भी कर दिया। जो नया मॉडल था बेसिकली मैंने एक चीज रियलाइज करी इस पूरे जर्नी में कि हर गवर्नमेंट यही करेगी जो कस्टमर चाहता है। हाँ, तो अगर कस्टमर उसका फाइनली अगर खुश है, गवर्नमेंट विल चेंज द वे द सिस्टम्स हैव बीन वर्किंग। तो जो पुराना तरीका था काम करने का वो चेंज हो गया। कस्टमर का कन्वीनियंस है, कस्टमर खुश किस में है, वो गवर्नमेंट ने उस तरीके से हमारे उनके कायदे भी चेंज कर दिए। तो ये हमको बहुत बड़ी सीख मिली कि वी शुड नॉट try to do things which are extremely regulated, because अगर कस्टमर परसेप्शन चेंज होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसीज भी चेंज कर देगी। पहले ना कैब्स ओनली होटल या पार्टी में आप जा रहे हो तो लोग बुक करते थे। जब मैं भी बॉम्बे में था तब उन चीज़ों के लिए हम मेरू को बुक करते थे। फिर ओला उबर आया, उन्होंने इतने रेफरल्स बांटे, इतनी फ्री राइड्स बांटी, तब हमने एक वो हैबिट बन गई कि अब ऑटो से सिर्फ ओला और उबर में ही जाना है। तो आई थिंक ये जो हैबिट बनाने वाला गेम था ना, इसने आपके मार्केट को डिसरप्ट किया। देखिए एक तो है कि उन्होंने हम जो काम कर रहे थे प्रॉफिट ले कर रहे थे, मैं बाहर क्योंकि हमारे पैसे लिमिटेड थे, और अगर आप प्रॉफिट को प्रायोरिटी नहीं दोगे और आप बोलोगे कि मेरे को लॉस होगा चलेगा, लेकिन मैं हैबिट चेंज करना चाहता हूँ लोगों को, तो और उसके लिए मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा, तो वो थॉट प्रोसेस ही अलग है। और मेरे को अगर आपके फ़ोन पे जगह चाहिए और वो फ़ोन पे जगह के लिए मैं इतने पैसे खर्चा करना चाहता हूँ, हमने वो एंगल से कहीं बिजनेस को सोचा ही नहीं। हमारे थॉट प्रोसेस में वो कभी आया नहीं कि हमको सिखाया ही नहीं गया कि ऐसे धंधा होता है। आई थिंक ओला, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब हैबिट बिल्डिंग का गेम है। दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट, दे आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर चेंजिंग योर हैबिट, दे आर चेंजिंग द वे यू हैव बीन वर्क। आप कभी सोचते थे कि मैं नीचे बनिए की दुकान भी पहले
आप फोन करोगे तो लड़के के थ्रू डिलीवरी दे रहे था, हाँ, राइट, लेकिन आपकी इन्होंने ऐसी हैबिट चेंज कर दी कि नहीं, अभी आप सोचते हो कि ब्लिंकिट से करो, ब्लिंकिट से ही करो, करेक्ट। तो बिल्कुल आदमी दिमाग में आता ही नहीं है कि मैं अभी वही बनिए का दुकान वही चीज देता था, लेकिन अभी आपने उसको फोन करना छोड़ दिया बिकॉज ब्लिंकिट को आप सोचते हो कि मैंने आपके थ्रू कर। तो ये हैबिट चेंज करने का जो एफर्ट है, जो टाइम है और जो पैसा है, ये बहुत बड़ा है, बिकॉज आप कंज्यूमर हैबिट चेंज करने जा रहे हो, इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। और ये कंज्यूमर हैबिट चेंज करने के जो पैसे रेस करने का जो काम है, ये अगर 10,000 लोग एक साथ शुरू करते हैं वो सेगमेंट में, तो मेरे को लगता है 2 या 5 को मिलता है, अच्छा, और वो 2 या 5 में से फिर 1 या 2 ही लीडर रह जाते हैं जो आगे बाकी तक सब ले जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते खत्म हो जाते हैं। हैं। तो ये बहुत बड़ी रेस है जिसमें बहुत जन आते हैं, लेकिन फिर रह जाते हैं एक या एक दो रह जाते हैं। तो ये एक तो जिन्होंने स्टार्ट किया उनको क्रेडिट तो ऑब्वियसली है कि उन्होंने सोचा, उसमें मेहनत करी, आगे बढ़, लेकिन इसमें पैसा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी आप कैपिटलिज्म बोलो इसको या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलो, यहाँ पे पैसे के दम पर लोग थिंग्स चेंज कर रहे हैं। करेक्ट। पहले मेरू था, मेरू के कस्टमर्स ओला उबर ने लिए। ओला उबर के बाद फिर एक नया मॉडल आया ब्लू स्मार्ट का, गुड़गांव बेंगलोर साइड में। उनकी अच्छी सर्विसेज लगी पर वो भी सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद अभी ओला बहुत डाउन है एंड रैपिडो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। लोग रैपिडो की सर्विसेज से काफ़ी इम्प्रेस्ड है मेट्रो सिटीज़ में। तो हमेशा ये चेंज हो रहा है, बट ये मार्केट आपको लगता है कि कभी प्रॉफिटेबल रहेगा या सिर्फ कैपिटल और ग्रोथ पे ही चलेगा आगे भी? तो जैसे मैंने कहा ना कि जब एक इन्वेस्टर होता है वो कंपनी प्रॉफिट या लॉस कर रही है उसके ऊपर नहीं आता है, वो इसलिए कंपनी में पैसा लगाता है कि ये कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी और कितना आगे तक जाएगी। तो ये वैल्यूएशन का गेम अलग है। तो प्रॉफिट इज सेकेंडरी व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इन्वेस्टिंग, बिकॉज आप बहुत चीज़ों को फैक्टर पे लेते हो, खाली प्रॉफिट नहीं लेते हो कि इसकी लीडरशिप पोजीशन है कि नहीं, ये आगे चल के कितने साल तक ये किसका मार्केट शेयर बढ़ते जाएगा। ये आज अगर 10 जन यूज़ कर रहे हैं, कल ये 20 होंगे, परसों 50 होंगे, फिर 100 होंगे, तो इसके और 10 साल में क्या रियलाइजेशन आएगा। तो ये मॉडल थिंकिंग अलग है। बट एंड क्या है सर? इसका एंड कुछ नहीं है, ये यही होगा कि एक जो पहले भी होता था कि अभी खाली टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, पहले भी कंपनियां चालू होती थी, बंद हो जाती थी। कितनी सारी कंपनियां पहले भी आई हैं। अभी जैसे आप एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो, कैंपा एक जमाने में आया था, बंद हो गया, लेकिन आज लायंस ने वापस लिया, उसको रिवाइव कर रहा है। तो तभी तो ना टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, लेकिन जब पेप्सी कोक आया उन्होंने उनको मार्केट शेयर ले लिया। सिमिलरली कोडाक ले लो, आप नोकिया ले लो, तो चेंज होती है चीज़ें और नई आती हैं, तो पुराने को उसमें रास्ता देना पड़ता है। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की वजह से बोल रहे हैं, कल कोई नई टेक्नोलॉजी है, ये कोई नया तरीका आएगा जिसकी वजह से शायद ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे। कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मुझे लगता है कि आज हमको लग रहा है कि ऐप के थ्रू टैक्सी बुक हो रही है, लेकिन आज सबसे बड़ा लेकिन सूत्रधार आज भी ड्राइवर है, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। जिस दिन रोबो टैक्सी आ जाएंगी तो क्या होगा? रोबो टैक्सी आने के बाद तो ना जो कंपनी बनाएगी वो टैक्सी बोलेगी मैं खुद चला लूंगा, मुझे क्यों गाड़ी में बेचूं। इंडिया में ऐप आएगा कभी रोबो टैक्सी? इंडिया में पहले आएगा मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में अगर ये काम मुझे जहाँ तक पता है पिछले 5 साल में टेस्टिंग हो रही थी, और ऐसा कोई मार्केट नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। ये होगा कि शायद थोड़ा देरी से आएगा, लेकिन ये आएगा जरूर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में नहीं आएगा, इंडिया भी चेंज हो रहा है। 10-15 साल बाद कितनी जॉब्स जाएगी फिर? जॉब्स जाएंगी नहीं, नई जॉब्स आएंगी। नई जॉब्स, आदमी कभी मरता नहीं है। आप सर्वाइवल, ह्यूमन इंस्टिंक्ट सर्वाइवल का इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा अपना कमाने के लिए। हर साल हर बार हमको ये लगता है कि अरे अभी खत्म हो जाएंगी जॉब्स, अभी खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोग 10 गुना बढ़ गए इस धरती पर। करेक्ट। लेकिन काम सबके पास है। आपने बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, उसको बहुत अच्छा स्केल भी किया। तो फाउंडर के लिए सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है? ब्रांड के मॉडल को चेंज करना या ब्रांड का रेलेवेंस खत्म होते हुए देखना? बिकॉज यू हैव फेस्ड एवरीथिंग। इट्स लाइक जब भी आप बिजनेस या कोई कंपनी चला रहे हो तो ये सब थॉट दिमाग में नहीं आता है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ओनली डूइंग द बिजनेस। क्या पहले तो उसको ग्रो करो, जब भी चैलेंजेस आते हैं तो उसको सस्टेन करो, ताकि जब भी चैलेंजेस खत्म हो गए तब वापस फाइट कर पाओगे बाटोर। तो यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग बाय द डे, आप कॉन्स्टेंट फाइट कर रहे हो, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये सब थॉट्स आते नहीं है कि अभी मैं ब्रांड को सर्वाइव कैसे करूंगा, ब्रांड को ग्रो कैसे। आप उस टाइम पे आपका सिंगल माइंडेड फोकस होता है कि मैं अपना बिजनेस
कैसे ठीक से चले, क्या चीज़ करूँ जिसमें कस्टमर खुश हो, क्या चीज़ करूँ ताकि मैं सस्टेन कर पाऊँ, आगे बिजनेस बढ़ा पाऊँ. These are not the thoughts that cross your mind at all. These are eventualities that happen. It's a process. करेक्ट. It is not कि एक दिन सडनली कुछ आसमान से कुछ ऐसे गिरा और एकदम बंद हो गया, सब ऐसा नहीं होता है. So it happens over a period of time and you don't come to know. So Meru was losing its market share, but हम लोग का तो फोकस ये लगा हुआ था कि हमको सर्वाइव करना है, चलाना है, वापस बढ़ाना है. And I think that is how every businessman or every entrepreneur Correct. thinks. So I don't think that thought crosses anyone's mind when you are. हम तो लगे रहते हैं, एक दिन रियलाइज होता है यार अभी बस हो गया, शायद अभी नहीं हो पाए, बस यही लगता है. आपने कभी सोचा कि वापस कैब इंडस्ट्री को थोड़ा वापस नई तरीके से स्टार्ट करें, मेरू को बंद करके या कुछ, क्योंकि आपने काफी साल दिए थे इस इंडस्ट्री को, कभी ऐसा माइंड में आया थॉट? मुझे लगता है आया होगा कभी ना कभी. नहीं, मैं 25 साल मैंने इंडस्ट्री में डाले और मैंने देखा कि ये जो बिजनेस मॉडल जो अभी ये इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है. हाँ. एक पॉइंट आ गया जहाँ पे अभी देयर आर 2 कंपनीज हैव टेकन लीडरशिप पोजीशन और ये बिजनेस इज नॉट अबाउट रनिंग अ बिजनेस प्रॉफिटेबली एंड टेकिंग इट टू सम लेवल. इट इज अबाउट कि हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक और कितना पैसा रेज कर सकते हो. अभी ऊबर जैसी ग्लोबल जायंट को फाइट करना और इंडिया में ऑलरेडी जो बड़े जायंट्स हो गए टेक जायंट्स, इट्स बिकम अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, इट्स नो मोर अ कैब बिजनेस. So I wouldn't be surprised if tomorrow Zomato says कि I can get no cab business because they are not tech giants, because आज उन्होंने ऐप में पोजीशन ले लिया है. तो उनको तो अभी उसमें एक और आइकन ही ऐड करना है ना कि आज कल पेटीएम बोल सकता है कि बिकॉज जिसने तो ये बिजनेस टेक्नोलॉजी बिजनेस बन गया, इट बिकम मोर ऐप बिजनेस. तो आई डोंट थिंक आई एम कट आउट फॉर दैट बिजनेस. आई रन अ वेरी ग्राउंड लेवल कैब बिजनेस जहाँ पे हम अच्छी सर्विस देना है, ड्राइवर को ट्रेन करना है, कस्टमर खुश रखना है. यू नो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल व्हिच प्रॉब्ली आई एम नॉट कट आउट फॉर. मेरू के बारे में हमने काफ़ी बात करी एंड मेरू के बाद आपने आईपीओ एडवाइजरी कंपनी स्टार्ट करी. अब नए नए फाउंडर्स और बिजनेसेस को आप ग्रोथ करने में हेल्प करते हो, करेक्ट? इसके बारे में कुछ बात करते हैं. तो 2019 जब आई सोल्ड ऑफ मेरू टू महिंद्रास. ओके, कितने में बेचा सर? वो तो कितने बेचा था, I don't think that's important. I think the important thing is that you could make an exit, and we found a partner or a company, a conglomerate like Mahindra, who thought that they can do something, and I'm hoping they will do something. But why Mahindra? Because we felt कि they were in the automobile industry. They had a electric vehicle which was there, and electric vehicles were a different product that could be introduced in the cab industry. And Mahindra also felt कि यहाँ पे there is a fix and there is a something they can do, because उन्होंने already 2-3 इंडस्ट्री, उनके पास भी एक एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का. ओके. So they felt कि Meru and employee transportation put together can be done something. So that is the reason. मोस्टली मेरू की कैब्स भी महिंद्रा की होती थी. लोगन काफी लोगन थी ना, करीबन 2,500 महिंद्रा लोगन खरीदी. हाँ. So 2019 I sold off 2020 में I sold off Meru to Mahindra, and that time COVID चल रहा था. And the thought process was कि let me, and it happened very suddenly because the idea was not to in fact sell off to Mahindra, we were to build a business. But because COVID happened and things were not happening the way we felt, I had to finally exit Meru. And because of that sudden change and shift, I was not prepared. And तो ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं कि नया क्या करना है. So the only thing I felt was maybe I can help some companies to grow and go on a path where they can scale their businesses. And luckily for me, a few company promoters came and met me. उन्होंने मेरे से बात करी आके कि हमारी कंपनी ऐसी है वैसी है. मैंने उनको थोड़े पैसे दिए, उनको एडवाइस करना शुरू किया. एंड somehow I felt कि जो मेरी लर्निंग्स हैं उनको काफ़ी अपील कर रही थी. उनको 2-3 चीज़ें मैंने बताई कि बड़ा सोचो और उससे बड़ा करो. बिकॉज हर प्रमोटर ये नहीं कर पाता. उनको लगता है कि जो चल रहा है ठीक है. तो वो उनको जो शायद मेरे जो लर्निंग्स हैं, जो मैंने जो किया, उनको अच्छा लग रहा था और मुझे भी ये प्रोसेस मज़ा आ रहा था. तो अभी पिछले 4-5 सालों में मैंने करीबन 10-12 कंपनियों में पैसे लगाए और कंपनीज को एडवाइस कर रहा हूँ. किस तरह की कंपनी से, कौन से सेक्टर में? आई प्रेफर मोस्टली सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंपनीज, बट ये कोई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी है. देन देयर इज सम
सर्विस कंपनीज, कंज्यूमर बिजनेसेस हैं. सो अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, एंड आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस फॉर नाउ. Okay. एंड देखते हैं कि आगे चल के अभी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करूं कि इसको मैं और कुछ अपॉर्चुनिटी आए तो खुद का करूं, तो आई एम वेरी ओपन. बट 4-5 पिछले साल जो मैंने डाले हैं इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, मैंने भी, कि प्रमोटर कैसे अपने देश में सोचते हैं, उनको थॉट प्रोसेस उनका क्या चल रहा है, हाउ वी कैन चेंज दैट, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी डन इन दैट स्पेस. सो आप इतने सारे प्रमोटर्स के साथ अभी काम कर रहे हो, किस तरीके से सोचते हैं एक प्रमोटर, अच्छे प्रमोटर्स? मुझे लगता है कि अपने देश का जो प्रमोटर है वो रोज के भागदौड़ में इतना मशरूफ है, उसको और कुछ आगे विजन प्लान सोच ही नहीं पाता बच्चा, क्योंकि उसके सबसे बड़ा स्ट्रगल है आज के डेट में फाइनेंस. आज उसको हर स्टेज में ग्रोथ के पैसा लगते हैं बिजनेस को, अगर आपको आगे बढ़ाना है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल बोलो, चाहे कैपिटल के लिए बोलो, चाहे आपको वेंडर को पेमेंट्स करने, हर चीज़ में आपको पैसा चाहिए. और सबसे बड़ा उसके लिए रिस्ट्रेनिंग कंस्ट्रेनिंग फैक्टर हो जाता है ये कि पैसे नहीं है उसके पास. पैसे नहीं है. तो उसको कोई, तो पहले तो कोशिश करता है फ्रेंड फैमिली से ले ले, फिर बैंक से लोन ले लेता है, फिर कोई एनबीएफसी से और भी डेट ले लेता है. आई थिंक स्टार्टअप को आज के डेट में फिर भी पैसे मिल जाता है, खाली एक पेपर लेके चल जाता है, तो उसको कॉन्सेप्ट के बेसिस में लोग इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन आज एक एंटरप्रेन्योर जो उसने 50 या 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया है, किया हुआ उसको है. आगे ग्रो करना है, लोग उसको पैसे नहीं देते. उसके लिए डिफिकल्ट है. उसको पैसे नहीं मिलते हैं. क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आई थिंक उसने जो एक छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चेकलिस्ट हैं, वो उसने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया, या उसने उसको ठीक तरह से रखा नहीं. किस तो तरह? जैसे एग्जांपल है कि बुक्स को हमारी बहुत क्लीन रखना है, कि मैं हमारी आईटी अपने जो पेपर्स हैं उनको कैसे क्लीन रखूँ, मेरे ऊपर कोई केसेस ना हो, मैं कंप्लायंस कैसे 100%. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मैनेजमेंट टीम हायर करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस करो, ऐसे बड़े बड़े टर्म्स, लेकिन ये बेसिक कंप्लायंस जहाँ पे मैं स्टैट्यूटरीली कभी कोई गलत ना करूँ, मैं इनकम टैक्स बराबर भरूँ, जीएसटी बराबर भरूँ, टीडीएस बराबर भरूँ, मैं ये सब में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करूँ, मेरे ऊपर कोई लीगल केसेस ना हो, मैं सबको टाइम पे पेमेंट दूँ, मैं बिजनेस को एक इस तरीके से चलाऊँ कि कल मुझे पता है कि अगर ये तकलीफ आएगी तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं अटकूँ नहीं. तो उसके लिए एक बेसिक सिस्टम प्रोसेस तो डाल के रखूँ, एक बेसिक एसओपी तो बना लूँ कि आज मैं बिजनेस का मेरा फ्लो कैसा होना चाहिए. आज मेरे एम्प्लॉय है तो मैं उसको क्या बोलूँ कि तू भैया अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं अगले साल इतना रेज मिलेगा, उसको एक ग्रोथ पाथ बता. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो करे, अगर उसको कुछ गाइडेंस मिले तो वो इम्प्रूव कर सकता है. तो हम एक तो पहली बात है फाइनेंस, उसको पैसे नहीं है उसके पास. और दूसरी बात एक बेसिक समझ कि ये सब मुझे क्यों सही तरीके से, उसको लगता है कि मैं शायद अगर थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी कर लूँ तो वो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता वो उसका प्रॉफिट नहीं, वो उसका नुकसान है. बिकॉज वो कल कोई भी इन्वेस्टर से पैसा नहीं डालने वाला है, कोई भी इन्वेस्टर उसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा. और एनीवेज आज या कल इसकी तकलीफ उसको कभी ना कभी तो आएगी. तो ये दो चीज़ें अगर वो ठीक तरीके से कर ले, कि बेसिक कंप्लायंसेस स्टैट्यूटरी ठीक कर ले, और अपने फाइनेंस को लाने के लिए, कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए, ये सब 3-4 चीज़ों पे फोकस करके उसको बढ़ाए और ठीक करे, तो आई थिंक बढ़ सकता है. अभी आपने बताया कि आप मेजरली यू आर इन्वेस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्री, सो डू यू थिंक द फ्यूचर इज सर्विस इंडस्ट्री नेक्स्ट 10-14 years? सो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सर्विसेज इज ग्रोइंग फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग, एंड समवेयर आई थिंक देयर इज अ गैप प्रॉब्ली, कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इतना झुकाव नहीं है अभी भी, बिकॉज ट्रेनिंग सही नहीं है. तो आई थिंक अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, कि अगर when I set up a manufacturing plant, can I get trained manpower, मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ, प्रॉपर हाइजीन फॉलो करूँ, प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो करूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में जो कठिन है. फर्स्ट इज अगेन द रॉ मटेरियल चैलेंज एंड द कॉम्पिटिशन दैट वी फेस फ्रॉम द अदर कंट्रीज अराउंड अस. सो services is something which is still easier, it's still scalable, so people का spending power is increasing, cities में people are more moving and migrating. So services are much easier and faster to grow, and that is what I have done. मैंने जिंदगी भर वही किया है, मैंने कभी प्रोडक्ट में और मैन्युफैक्चरिंग में काम किया नहीं है. So I understand that more than manufacturing, I would say. That is why more मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी टफ. इफ यू आर स्मॉल तो आपको जाइंट के साथ compete करना पड़ेगा इंडिया में. आप बहुत बड़े बन जाते हो तो आपको बाहर की कंट्रीज के साथ, वो चाइना के साथ आपको compete करना पड़ेगा.
तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अब एक ही ऑप्शन बचता है छोटों के पास कि आप स्केल करो, बड़ा बनो, या अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। या तो आज नहीं तो आप 2 साल बाद 3 साल बाद आप दुकान बंद करनी पड़ेगी आपको। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ट्रेडिशनल तरीके से आज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। करेक्ट। वी आर नॉट रेडी टू चेंज एज पर द टाइम्स। कि मैं बोलूँ कि इस तरीके से आज अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आज भी मुझे लगता है जो कपड़ा मैंने आज से 50 साल पहले जिस तरीके से बन रहा था वैसे ही होना चाहिए। आई थिंक टेक्सटाइल में इतना चेंज आ गया, इतनी नई टेक्नोलॉजी, कपड़ा ही चेंज हो गया है। मेरे को तो लगता है कपड़े के आज अभी आप फॉरेन कपड़े पे देखोगे तो वहाँ पे कपड़ा का मटेरियल ही मुझे अलग लगता है कि हाँ ये कोई मुझे लगता है नॉर्मल है ही नहीं। सो हम क्यों नहीं वो आज हमारे में नहीं लगता अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वी आर नॉट चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम्स एज फास्ट एज इट शुड। तो अगर आई थिंक आज के जो हमारे यंग लड़के लड़कियां हैं दे आर एबल टू गेट द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड अंडरस्टैंड कि ग्लोबली क्या हो रहा है और उसको मद्देनजर रख के अगर बिजनेस को बिल्ड करेंगे आई थिंक देयर इज बिगर अपॉर्चुनिटी, फार बेटर थिंग्स टू डू। आई थिंक हमको लगता है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हम उसमें बहुत खुश हैं, हम उसको ही आगे बात करते हैं। अच्छा ये होना चाहिए, लेकिन आई थिंक हमको समय के साथ बदलना चाहिए और हमको आगे बढ़ना है। या तो हम बहुत खुश रहे। मैं तो बोलता है फाइनली बॉटम लाइन है कि आदमी खुश रहे। अगर मैं बोलूँ कि नहीं तो सेटिस्फाइड रहो, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को नहीं कुछ प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी जगह जो है। या तो फिर दुखी मत हो कि अरे दुखी हो रहे हो तो फिर उसको फिर रास्ता भी फिर रास्ता निकालो। करेक्ट। दुखी रहोगे और रास्ते मिडिल में कोई चीज नहीं है, या तो आप स्केल करो या आप जहाँ हो। या तो मतलब फिर आप बोलोगे अरे गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, मार्केट को ब्लेम करोगे, कंपटीशन को ब्लेम करोगे, दूसरे देश को ब्लेम करोगे, तो ब्लेम कुछ फायदा नहीं है, दुखी होना है उसमें, उससे सोल्यूशन नहीं निकलना है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो मैनी फाउंडर्स focus on valuation, right? What do you think they ignore that later becomes a problem? पहली बात तो सौरभ, आई डोंट अंडरस्टैंड वैल्यूएशन क्या है। हम वैल्यूएशन बोलते हैं, वैल्यूएशन का नाम ही मुझे समझ में नहीं आता। व्हाट इज वैल्यूएशन यार? वैल्यूएशन इज समथिंग दैट यू थिंक इस अगर मैं एक एप्पल खरीदने जा रहा हूँ, वो एप्पल का वो सेलर बोलता है ये 10 रुपए का है, मुझे लगता है ये तो थोड़ा सड़ा हुआ है, ये 8 रुपए का, तुमको लगता है ये तो बहुत फ्रेश है, ये तो 12 रुपए अगर मांगता तो मैं दे देता। तो वैल्यूएशन इज अ परसेप्शन, इट्स अ परसेप्शन। तो हमको वैल्यूएशन की बात करते हैं, हम उसको बिजनेस को उसके नजरिए से बिल्ड क्यों कर रहे हैं? आई थिंक इट इज समथिंग विच इज अ परसेप्शन जो मार्केट विल ऑटोमेटिकली डिस्कवर। हमको उस पर फोकस ही नहीं करना है, हमको फोकस करना है अच्छा बिजनेस बिल्ड करना, अच्छी क्वालिटी का बिजनेस, अच्छी कस्टमर सर्विस, अच्छा नाम, अच्छा ब्रांड, अच्छा सिस्टम का प्रोसेस, अच्छे वैल्यूज, हमको वो सोचना है। वैल्यूएशन इज एन आउटकम। हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, दैट इज नॉट द वे आई थिंक बिजनेस शुड बी थॉट ऑफ हियर। करेक्ट, बट मोस्टली आज का जो ट्रेंड है वो वैल्यूएशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जो मतलब हमको ऐसा दिखता है। बिकॉज सबको पैसे चाहिए, बराबर, सब सोचते हैं कि मैं अगर ये 4 चीज करूंगा तो इन्वेस्टर खुश हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे ये वैल्यू पर। करेक्ट। तो आप एक बार ये कर लोगे, 2 बार ये कर लोगे, 3 बार कर लोगे, 4 बार कर लोगे, 5वीं बार ये जाके ये बंद होना ही है और आपको इसका पैसे नहीं मिलने का। 5-10 सालों में इतना टाइम चेंज हो चुका है ना, आपको हर चीज सोशल मीडिया में, मोबाइल पे आप देख सकते हो, और सबसे ज्यादा रोल जो प्ले कर रहा है वो सोशल मीडिया कर रहा है। आप देखते हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, ओके आज इस कंपनी ने इतना करा, इस कंपनी ने तो विजन, एक अच्छी चीज ये है कि आप दूसरों को देखते हो तो आपका भी विजन बढ़ता है कि कुछ बड़ा करे। हाँ, दैट इज, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आप ये समझो कि जो ये सोच के बिजनेस बिल्ड करेंगे मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी होगी, तो वो कंपनी कभी नहीं बिल्ड होगी। कभी बढ़िया, वो ये सोचना चाहिए कि मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाला हूँ, मैं वो सोचना, ये सोच होनी चाहिए। बिकॉज वो जो वैल्यूएशन सोच रहा है ना, वो 2 बार 3 बार 4 बार पैसे रेज कर लेगा, 5वीं बार वो बंद ही होना है, उसको नहीं मिलने वाले पैसे, बिकॉज उसका फोकस ही गलत है। उसका फोकस होना चाहिए बिजनेस की तरफ, वो फोकस थोड़ी होना चाहिए वैल्यूएशन को बड़ा करूँ, बिजनेस बड़ा करूँ, बट बिजनेस अच्छा बनाओ। वैल्यूएशन इज आउटकम, मतलब मैं आउटकम, राइट, मतलब पिक्चर बना रहा हूँ, मैं थोड़ी सोचता हूँ कि यार मैं पिक्चर बना रहा हूँ तो 1000 करोड़ का धंधा देखी जाने वाली है। वो जो पिक्चर अच्छी बनाएंगे तो वो तो बिजनेस से करेगी। अरे तो आज जब आप मेरू के बारे में सोचते हो तो उस स्टोरी को कैसे देखते हो? आई एम वेरी प्राउड, आई थिंक व्हाटएवर वी डिड की वी ऑल आर वेरी प्राउड सर। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई थिंक हम देयर इज no such thing as constant, right? Change is the only constant, and I think I should accept that कि ठीक है हमने कुछ गलतियां करी, हमने कुछ सीखा नहीं, we did whatever we could, हमने एक नया सिस्टम लाया इस देश में, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दिया, चेंज दिया कि टैक्सी सर्विस कैसी हो सकती है। आज ओला उबर आए, उन्होंने आगे बिजनेस
कुछ चेंज तरीके किया, कल शायद कोई और आएगा वो कुछ चेंज करेगा, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. हर कंपनी कॉन्ग्लोमरेट नहीं बन सकती, हर कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर नहीं बन सकती है. सो आई एम ओके विद दैट. माई ओनली ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज कि ठीक है एक मेरू बिल्ड हुआ, उसको लेवल तक लेके गए, अभी दूसरा क्या कर सकता है. और जिस दिन वो दिमाग में आएगा दैट ओके दिस इज अ गैप, देयर इज अ नीड that can be fulfilled and we can create a leadership position in this and change the way people have been doing or using it, उस दिन वो काम शुरू करेंगे. So finally, what is the biggest lesson you learned about businesses? Not from success, but from things which didn't work out. The biggest lesson, I think I'm still learning. रोज ही लेसन सीखते हैं. लेसन ये है कि मेरे को कभी सक्सेस मेरे सर पे नहीं चढ़ा. तो जब भी मेरू टॉप पे भी था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. मेरू जब भी नीचे भी गिर रहा था मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. और जब भी मैंने महिंद्रा को दिया तभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. आई एम ऑलवेज हैप्पी एट द स्टेट आई एम इन, बिकॉज माई जॉब वॉज काम करना है. और मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं. तो लेसन इज डोंट गेट कैरिड अवे. Don't get carried away, right? बिकॉज हमारी लाइफ में भी गेट कैरिड अवे और हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं और फिर हमको दुख होता है. तो मैंने वो कभी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि अरे मेरू इतना बड़ा नाम बन गया कि मेरू शायद नीचे गिर रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और मेरू बेच दी तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. ये माइंडसेट कैसे आता है सर? आई थिंक ये अपने आप को ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस से आएगा. ये आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाएंगे लाइफ में कि ओके जिस दिन आपको किसी चीज़ से ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू फार बिगर एंड बेटर थिंग्स. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. जब आप इतनी सक्सेस देख चुके हो, इतना बड़ा बिजनेस देख चुके हो, तो आप थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती है और थोड़ा अपने आप पे प्राउड भी फील करते हो, राइट? फिर वो चीज़ जब नीचे आती है तो फिर वो भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जब आप अच्छा कर रहे हो तब जो कोई चीज़ आप पे इफेक्ट कर रही है तो नीचे वाली चीज़ भी इफेक्ट करेगी. सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जब मैंने शुरू किया बस क्या था यार, मैं कुछ भी नहीं था. मैं तो गराज चला रहा था. 50,000 रुपये मेरी बीवी ने दिए थे जिससे हमने गराज सेटअप किया था. वो 50,000 में तो 25,000 डिपॉजिट दिया था. 25,000 के वो टूल्स आए थे हम. तो क्या होता है 50,000 रुपये, और वो मैं कुछ 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 97 की बात, राइट? 26. तो 50,000 से बिजनेस शुरू किया, वो भी मेरी बीवी ने लोन दिया, उससे शुरू किया. और आज भी जो है वो बहुत है, तो कोई काम थोड़ी है. तो आई थिंक व्हाटएवर वी अचीव्ड एंड वी हैव डन फार बिगर एंड ग्रेटर देन, इससे बड़ा क्या हो सकता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. एंड मेरे को, मैं तो पहले भी 8 घंटे सोता था. मेरू जब भी चल रहा था तभी भी 8 घंटे सो रहा था, नहीं चल रहा तभी 8 घंटे सो रहा था, और आज भी 8 घंटे सो रहा हूँ. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बैरोमीटर कि आपको नींद अच्छी आ रही है कि नहीं. अगर आपको नींद अच्छी आ रही है तो सब बढ़िया है यार. तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड लर्न. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? वही द नेक्स्ट बिग थिंग. तो जिस दिन दिमाग में आएगा, एंड इवन इफ इट कम्स एट एज ऑफ 60, 70, 80, आई वोंट थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग इट. फिर भी अभी किस चीज़ पे आपकी नज़र है? कौन सी इंडस्ट्री ऐसी लगती है, कौन सा सेक्टर ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इसमें अच्छी ग्रोथ है? कोई भी सपोज कोई भी ये वीडियो देख रहा हो और कुछ नया करना चाह रहा हो, किसी को भी आइडिया आ सकता है. मुझे ऐसे बहुत लगता है कि रोबोटिक्स and robots are going to play a very big role in everyone's lives, and everything is going to become tech enabled. कि हर चीज़ में आदमी को सहूलियत ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ में उनको ईजी करनी है अपनी लाइफ. तो हाउ डू वी क्रिएट अ टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू मेक होम्स मच मोर सेफर एंड सिंपलर? बिकॉज आज भी घर के अंदर टेक्नोलॉजी सीमलेस नहीं हुई है. हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन. जैसे गाड़ी के अंदर आप देखोगे टेक्नोलॉजी काफ़ी सीमलेस हो गई. करेक्ट. मतलब एवरीथिंग इज, नई गाड़ी में बैठोगे तो सब ऑटोमेटिक है, राइट. बट घर आज भी सिंक्रोनाइजिंग हुआ है. आई थिंक देयर इज अ टेक्नोलॉजी जस्ट नीड्स टू कम, और किसी ना किसी दिन होपफुली विल बी अ पार्ट ऑफ इट, कि हाउ डू वी सिंक्रोनाइज एवरीथिंग एट इन द होम. चाहे वो आपका कैमरा हो, चाहे आपका बेल हो, चाहे आपके यूटेंस गैजेट्स हो, चाहे टीवी हो, चाहे लाइट्स हो, चाहे एवरीथिंग पुट बी, एयर कंडीशनिंग में सब सिंक्रोनाइज होना चाहिए. एनीथिंग व्हिच कम्स इनटू होम अप्लायंसेस. बिकॉज़ हाँ, मतलब मैं घर में घुसूं तो लाइट्स अपने आप ऑन हो जानी चाहिए, मैं निकलूं तो लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाना चाहिए. दिस एनर्जी that's already there in premium house. It's not synchronized. Again, that's only then light is there, right? Everything has to become one. That, as per my expectation, looking at my personality, that is something which I think home technology is something that I feel is still, there is a gap, there is a lot of things that can be done there.
and maybe something in that I'll do in future. Thank you for being so open and honest. This conversation was not just about Meru, it was about the highs and lows of building a business. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Thank you, Saurabh. Excited. Thank you so much. Yeah, I enjoyed it.